नमस्कार। नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। साइबर ठगी का सिलसिला दैनिक जागरण। शोध और नवाचार है उन्नति का आधार। एआई विकास के साथ सुरक्षा का भी रखा जाए ध्यान। ढलती सांझ में न हो उपेक्षित। राष्ट्रीय सहारा। अब संपादकीय विस्तार से। साइबर ठगी का मामला दैनिक जागरण। सीबीआई ने विदेशी नागरिकों और विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने वालों का भंडाफोड़ करके 26 लोगों की जो गिरफ्तारी की है वह यही बताती है कि भारत में साइबर ठग किस बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने साइबर ठगों के खिलाफ 32 शहरों में छापेमारी की, जिनमें से 4 शहरों पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम में साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए 4 अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ऐसे कॉल सेंटर पहली बार उजागर नहीं हुए, इसके पहले भी कई शहरों और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही कॉल सेंटर चलते पाए गए। इनमें से कुछ विदेशी नागरिकों को ठगते थे तो कुछ भारतीय नागरिकों को। कोई नहीं जानता कि पुलिस और अन्य एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर देश के विभिन्न शहरों में कितने अवैध कॉल सेंटर अभी भी लोगों के साथ ठगी करने में लगे होंगे। अपने देश में मोबाइल फ़ोन के जरिए लोगों को ठगने वाले न जाने कितने गिरोह जगह जगह सक्रिय हैं। पहले वे देश के कुछ ही हिस्सों में सक्रिय थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता हर कहीं देखी जा सकती है। साइबर ठग कभी लोगों को लालच देकर ठगते हैं, कभी धमकाकर और कभी झूठी एवं भरमाने वाली सूचनाएं देकर। पिछले कुछ समय से तो वे नकली बैंक, पुलिस, सीबीआई और कस्टम अधिकारी बनकर भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को ठगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निस्संदेह लोग अज्ञानता और जानकारी के अभाव में ही ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक कारण यह भी है कि साइबर ठग बेलगाम और दुस्साहसी हो गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कोई भय ही नहीं। जैसे जैसे मोबाइल का उपयोग बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन लेनदेन और खरीदारी का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठगों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के मौके मिल रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि साइबर ठगी के खिलाफ पर्याप्त नियम कानून नहीं, समस्या यह भी है कि पुलिस एवं अन्य एजेंसियां साइबर ठगों के दुस्साहस का दमन कर पाने में नाकाम है। कई बार तो वे ठगों का पता ही नहीं लगा पाती। इस कारण ठगी के शिकार तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पाता है। साइबर ठगी पर इसलिए भी नियंत्रण नहीं लग पा रहा है क्योंकि साइबर ठग फर्जी नाम से सिम लेने में सफल रहते हैं। समझना कठिन है कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा पा रही, जिससे कोई फर्जी नाम से सिम न लेने पाए। निश्चित रूप से यह भी चिंता का विषय है कि पाकिस्तानी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को ठगा जा रहा है। यह ठीक नहीं है कि डिजिटल होते भारत में साइबर ठग बेलगाम होते जाएं। शोध और नवाचार है उन्नति का आधार। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, लेखक, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII की 133 अर्थव्यवस्थाओं की हालिया रैंकिंग में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस रैंकिंग में 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। GII रैंकिंग में भारत की प्रगति दुनिया भर में रेखांकित हो रही है। इस ऊंची रैंकिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम की उपलब्धि बताया है। इस रैंकिंग में भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में पहले स्थान पर रहा, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। भारत के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में सूचीबद्ध हैं। रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके दुनिया की सबसे अधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें जबकि चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर उठने वाले देश हैं। यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट भी देखें तो भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी IP सूचकांक 2024 में भारत दुनिया में 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। अब यह और अच्छे से स्पष्ट है कि शोध एवं नवाचार तथा बौद्धिक संपदा की दुनिया में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत में शोध और नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे की अहम भूमिका है। भारत IT सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के उद्योग, कारोबार,
समय के साथ तेजी से आधुनिक हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने जिस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया है, उससे भारत कृषि विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा है। अगस्त में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से कृषि नवाचार का नया अध्याय लिखा गया है। शोध एवं नवाचार के मद्देनजर भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता जैसे क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। इसके साथ ही घरेलू कारोबार में सुगमता और विदेश निवेश जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार हुआ है। इस यात्रा में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधीकरण, हाईटेक विनिर्माण और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन ने भी अहम भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ये बड़ी पहल है। इन कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लाया गया है। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं और इनके आधार पर ही उद्यमी किसी भी देश में निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। विभिन्न देशों की सरकारें भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ध्यान में रखकर अपने व्यापारिक रिश्तों के लिए नीति बनाने की डगर पर बढ़ती हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी कंपनियां अपनी ग्लोबल इन हाउस सेंटर GIC तेजी से शुरू करती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तेजी से बढ़ने में भारत में दिग्गज वैश्विक फाइनेंस और कॉमर्स कंपनियां पैठ बढ़ा रही हैं। बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए सरकार भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। फिलहाल भारत में R&D पर GDP का करीब 0.67% ही व्यय हो रहा है, जबकि वैश्विक औसत 2%। 6-7 दशक पूर्व अमेरिका ने R&D पर भारी खर्च से ही सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवा, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है। उसमें भी हमें भी उसी राह पर आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करें कि सरकार GII की 39वीं रैंकिंग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा भी देश के तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह बौद्धिक समझ, शोध एवं नवाचार पर अधिक धनराशि व्यय करने की रणनीति अपनाई जाएगी। तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। AI विकास के साथ सुरक्षा का भी रखा जाए ध्यान। बिजनेस स्टैंडर्ड। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2018 में डेटा सुरक्षा के सामान्य नियम तैयार कर सबसे पहले डेटा सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया था। उसने AI कानून बनाते हुए एक बार फिर बड़ी पहल की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अनियंत्रित उपयोग से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाना है। भारत में भी तकनीकी और AI का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर भारत को अपना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा DPDP अधिनियम लागू करने में लगभग 5 वर्ष की देर हो गई है। अब AI के लिए कायदे बनाने में सुस्ती बरतने की गुंजाइश उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। AI नियमन की आवश्यकता पर हो रही चर्चा बहुत सामयिक है, क्योंकि अगर यह तकनीक असामाजिक तत्वों के हाथ लग जाए तो समाज के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। AI साइबर सुरक्षा में आसानी से सेंध लगा सकती है और पूरे डिजिटल तंत्र को बेकार कर सकती है। AI लोगों की निजता का हनन कर सकती है और अनधिकृत निगरानी शुरू कर सकती है। साइबर अपराध में मददगार बन सकती है और अपने आप हमले भी शुरू करा सकती है। यह स्वचालित हथियार तक बना सकती है। AI डीपफेक वीडियो और दुष्प्रचार के जरिए तथ्य यानी वास्तविकता और कल्पना या मनगढ़ंत बातों के बीच फर्क खत्म कर सकती है। जनमत बदल सकती है और ऐसी बातों की लत लगाकर तथा समाज में अव्यवस्था फैलाकर मानसिक स्वास्थ्य खराब कर सकती है। AI का एक प्रभाव है जिसकी काफी कम चर्चा होती है, मगर जो लंबे अरसे में सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, यह है सीखने की क्षमता पर प्रभाव। जॉन रॉचलिन ने अपनी पुस्तक ट्रेंड इन द नेट द अनएंटीसेप्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन में कहा है कि वास्तविक जगत में आने वाली प्राकृतिक चुनौतियों से जूझने में आई समस्याओं से मनुष्य को सीखने में मदद मिलेगी। ऑटोमेशन और प्रौद्योगिकी इन चुनौतियों को काफी कम कर देती है।
जिससे हमारे लिए समस्याएं सुलझाना और संकट से निपटना और भी कठिन हो जाता है। वर्ष 2009 में अटलांटिक महासागर के ऊपर एयर फ्रांस की उड़ान 447 दुर्घटना का शिकार इसलिए हो गई क्योंकि विमान में लगी फ्लाई बाई वायर प्रणाली तूफान में फंस गई, मगर अपने दिमाग और कौशल का इस्तेमाल कर विमान को तूफान से नहीं निकाल पाए क्योंकि वे ऑटोमेशन के ही अभ्यस्त थे। एआई हमें प्रौद्योगिकी पर और भी ज़्यादा निर्भर बना सकती है। इससे समस्याएं सुलझाने और चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की हमारी क्षमता और भी कम हो सकती है। फिर भी तकनीक क्षेत्र में प्रगति का स्वागत जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान के ज़्यादा फायदे क्योंकि इससे नुकसान से ज़्यादा फायदे होते हैं। एआई भी इससे अलग नहीं है। अगर कायदे बनाकर इसके जोखिमों को ठीक तरीके से बांध दिया जाए तो अपार संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश में एआई कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार करने और बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई वृद्धि दर बढ़ाने और विकसित भारत का लक्ष्य तेजी से हासिल करने में भारत की मदद कर सकती है। एआई के जोखिम कम से कम उसकी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए भारत को इसके विकास और इस्तेमाल में मददगार व्यवस्था तैयार करनी होगी। भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से ने पिछले कुछ समय में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल शुरू किया है, मगर हो सकता है कि उनके पास विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसी जागरूकता और एहतियात बरतने का समझ नहीं हो। इसलिए सतर्कता बरतने और पहले से ही जरूरी उपाय करना आवश्यक है। भारत का एआई नियामकीय ढांचा 3-3-3 प्रारूप में तैयार किया जा सकता है। इसमें पहला 3 प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। पहला, परमिसिव डेवलपमेंट इकोसिस्टम, जिसमें एआई तकनीक के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाता है। दूसरा सिद्धांत जोखिम के हिसाब से श्रेणी बनाना है, जो एआई एप्लीकेशन को उससे जुड़े नुकसान और उनके निवारण के हिसाब से श्रेणियों में बांटता है। तीसरा सिद्धांत कारगर जिम्मेदारी और देनदारी से है, जो नवाचार बढ़ाने के साथ ही प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए जवाबदेही तय करने की त्वरित एवं प्रभावी प्रणाली तैयार करता है। परमिसिव डेवलपमेंट इकोसिस्टम में उचित उद्देश्यों के लिए एआई के विकास पर कम से कम पाबंदी होनी चाहिए और ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए जहां आदर्श विकास, डेटा गुणवत्ता और कौशल वृद्धि पर जोर देने वाले श्रेष्ठ कार्य व्यवहार एवं मानक स्थापित किए जा सकें। इस वर्ष शुरू द इंडिया एआई मिशन इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। जोखिम के हिसाब से श्रेणी तय करना एआई एप्लीकेशन को जोखिमों से निपटने के लिए जरूरी है। एप्लीकेशन को जोखिम की 3 श्रेणियों कम, औसत और अधिक में रखा जा सकता है। एप्लीकेशन के इस्तेमाल के पहले किसी बाहरी पेशेवर से जोखिमों की समीक्षा कराई जाए ताकि इनकी श्रेणी तय हो सके। कम जोखिम वाले एप्लीकेशन में डेवलपर स्वयं ही घोषणा करेंगे कि उन्होंने श्रेष्ठ स्थापित मानकों का पालन किया है। औसत जोखिम वाले एप्लीकेशन को तैयार करने वाले डेवलपर और इस्तेमाल में लाने वाले डेप्लॉयर को नैतिकता और पारदर्शिता वाले संचालन व्यवहार अपनाना होगा। उन्हें डेटा स्रोतों से पूर्वाग्रह भी खत्म करना होगा ताकि जोखिम दूर किया जा सके। इसके लिए नियम, कायदे, नियामक तय करेगा और वह अनुपालन सुनिश्चित करने के तीसरे पक्ष से ऑडिट कराकर नज़र भी रखेगा। अधिक जोखिम वाले एप्लीकेशन को नियामक द्वारा व्यापक समीक्षा के बाद ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर नज़र रखने की प्रणाली भी सख्त होगी। मानव जीवन, राष्ट्रीय संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एप्लीकेशन सरकार की निगरानी में इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके संचालन में मानवीय हस्तक्षेप का प्रावधान रहेगा, यानी यह प्रणाली मानव एवं मशीन दोनों मिलकर संचालित करेंगे। एआई के लिए जवाबदेही और देनदारी की व्यवस्था में डेवलपरों, डिप्लॉयरों और यूजरों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। डेवलपर पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एआई प्रणालियां पूर्वाग्रह से दूर रहेंगी, निजता बची रहेगी और प्रणाली की समीक्षा भी हो। एआई प्रणालियों पर नज़र रखने का जिम्मा डिप्लॉयर का होगा और उन्हें संभावित जोखिम का जल्द पता लगाकर उन्हें खत्म करने की व्यवस्था भी तैयार करनी हो। यूजर के का पता होना चाहिए कि इस्तेमाल की जा रही एआई प्रणालियों की सीमाएं एवं संभावित दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। नियामकों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक एआई प्रणाली अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया का ऑडिट रिकॉर्ड संभाल कर रखे ताकि जांच और फॉरेंसिक में मदद मिले और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो। नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान होना चाहिए। एआई नियमन की प्रणाली व्यवस्था में एप्लीकेशन के जोखिम का पता लगाने के लिए जोखिम विश्लेषक और ऑडिट तथा जांच के लिए एआई फॉरेंसिक की ज़रूरत हो सकती है। इससे एआई में नए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी, मगर एआई नियमन में इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। सरकार को सूत्रधार की भूमिका में रहते हुए नियम एवं मानक तय करने चाहिए और जोखिम विश्लेषकों और एआई फॉरेंसिक विशेषज्ञों जैसे कुशल पेशेवर तैयार करने चाहिए। कुल मिलाकर भारत को एआई की संभावनाओं का लाभ उठाने और उससे जुड़े
जोखिम कम से कम करने के लिए कारगर नियम की व्यवस्था तैयार करनी चाहिए। यह व्यवस्था नवाचार और वृद्धि में मददगार होनी चाहिए, मगर इससे सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल जवाबदेही, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ हो। अब समय आ गया है कि एआई के इस्तेमाल में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए मानवता के श्रेष्ठ हितों को आगे बढ़ाया जाए। ढलती सांझ में न हो उपेक्षित राष्ट्रीय सहारा। योगेश कुमार गोयल। भारतीय संस्कृति में सदा से ही बड़ों के आदर सम्मान की परंपरा रही है, लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों सहित हमारे देश में वृद्धजनों के बढ़ते अत्याचार की खबरें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। समृद्ध परिवार होने के बावजूद घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में जीवन यापन करने को बेबस हैं। बहुत से मामले में बच्चे ही उन्हें बोझ मानकर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते देते हैं, जबकि ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जब उन्हें परिजनों की अपनेपन, प्यार और सम्मान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बुजुर्ग के प्रति वैसे तो सभी के हृदय में हर पल हर दिन सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन दिल में छिपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए औपचारिक तौर पर यह दिन सुनिश्चित किया गया है। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत वर्ष 1999 में पहली बार बुजुर्ग वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस गरिमा के साथ वृद्धावस्था दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायक प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस विषय के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि आइए हम देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हों, जो वृद्धजनों और देखभाल करने वालों की गरिमा का सम्मान करती हूँ। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार को हमेशा से अहमियत दी गई है, लेकिन आज के बदलते परिवार में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होती जा रही। यही कारण है कि लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी के प्यार से वंचित होती जा रही है। एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण ही परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा होने लगी है। न चाहते हुए भी बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। इसका एक गंभीर परिणाम यह देखने को मिला है कि बुजुर्ग के प्रति अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। शहर महानगरों में आए दिन बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की खबरें दहला देती हैं। दूसरा गंभीर परिणाम यह है कि बच्चों को बड़े बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार दादा दादी या नाना नानी के साथ रहने वाले बच्चों का विकास अकेले रहने वालों बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता है, और ऐसे बच्चे में आत्मविश्वास भी अधिक देखने को मिला है। आज पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, ऐसे में बच्चे घर में अकेले रहते हैं और कम उम्र में ही अवसाद जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हालांकि वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी तथा उससे पहले वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक भी संसद में पारित किया गया था, जिसमें माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद देश भर में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस तथ्य को इंगित करती है कि भारतीय समाज में वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। कुछ समय पहले 96 देशों में कराए गए एक सर्वे के बाद ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स जारी किया गया था। उस सूचकांक के मुताबिक करीब 44% बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि 53% बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है। आर्थिक समस्या से जूझते वृद्धों के लिए लगभग सभी पश्चिमी देशों में पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था है। भारत में भी वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा है, मगर उनके सामने स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अकेलेपन की जो समस्या है उसका इलाज नहीं। यह अकेलापन वृद्धजनों के भीतर सालता रहता है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वर्ग के नागरिकों को आयुष्मान भारत की योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत वृद्धजनों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। निश्चित रूप से यह कदम वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में शुल्क को सुलभ बनाएगा तथा इससे देश में करीब 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। लेकिन बुजुर्ग के मामले में कई बार चिंताजनक स्थिति यह होती है कि बीमारी के समय में भी सांत्वना देने वाला अपना कोई उनके पास नहीं होता है। हालांकि आज कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे वृद्धों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं, लेकिन ये संस्थाएं भी अपनों की कमी महसूस होती कमी की भरपाई तो नहीं कर सकती। बहरहाल वृद्धजनों को अपने परिवार में भरपूर मान सम्मान मिले, इसके लिए सामाजिक जागरूकता जैसी पहल की सख्त दरकार है, ताकि वृद्धों के प्रति परिवारों की सोच सकारात्मक होने से बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम जैसे स्थानों की समाज में आवश्यकता ही महसूस नहीं हो। धन्यवाद।